So hey homies, welcome back to another breakdown video of Stellar Transformation Season 7 and I hope कि तुम लोगों ने इससे पहले का जो प्रीवियस ब्रेकडाउन वीडियो है उसे जरूर से चेकआउट किया होगा, वरना आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में तुम्हें कुछ भी मजा नहीं आने वाला। स्पेशली जो लास्ट ब्रेकडाउन वीडियो हुआ था ना, उसमें क्या कमाल की फाइट हुई थी। स्पेशली जो सीजन 6 से लेकर सीजन 7 तक का जितना ग्रज था ना डिवाइन रियल्म के गॉड्स के अगेंस्ट किनियो के दिल में, भाई वो क्या खूब तरीके से निकालता है, लिटरली इनके बहुत बुरी तरीके से बचाता है और दोनों एपिसोड देख के बहुत मजा आने वाला है। तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना, जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट पे मिल जाएगा। सो गाइस, आज के वीडियो की स्टार्टिंग में एग्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहाँ किनियो ने जब सारे के सारे जो गॉड किंग्स थे ना, इन सभी को अपना सर्वेंट बना लिया था, कुछ को आजाद कर दिया था, जिनमें से एक थी ब्लडसी क्वीन। लेकिन यहाँ पे जो एक्सल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पे किनियो को काफी सारी सीक्रेट्स का पता चलता है, जिनमें से एक की जो अपना हाउफी है ना, उसकी मदद के लिए ब्लडसी क्वीन के अगेंस्ट जो एक्सल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ है उसने अपनी बात रखी थी। इवन की आशुरा गॉड किंग को भी प्रेफर किया था कि वो खुद हाउफी को ट्रेन करे और साथ ही उसे गाइड करे। अब इतना सब कुछ अगर एक एक्सल्टेड सेलेस्टियल किसी के लिए कर रहा है, हाउफी जो कि गॉड किंग भी नहीं है, तो फिर जाहिर है किनियो का ध्यान तो जाएगा ना। ये तो रही बात की बात गाइज, लेकिन यहाँ पर जो चीहू है ना वो आ चुके थे और साथ ही किनियो को पता चलता है कि इन्होंने एक एक्सल्टेड स्पिरिचुअल ट्रेजर को भी रिफाइन करने का मेथड ढूंढ निकाला है, जिसके चलते सबके होश उड़ जाते हैं। अब गाइज असली कहानी की शुरुआत यहाँ से होने वाली है, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पे किनियो को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे एल्डर चीहू के साथ बैठा हुआ था और इस बार जब वो सुनता है ना कि वाकई में इन्होंने किसी एक्सल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर को रिफाइन किया है, तो भाई उसके तो होश ही उड़ चुके थे और अब वो उससे पूछ ही लेता है कि आखिर आपने ये किया तो किया कैसे। अब गाइस यहाँ पे मैं पहले ही तुम्हें बता दूं कि किनियो इस बंदे को बहुत ज्यादा एडमायर करता है, स्पेशली जो कमिटमेंट इसने किया था ना किनियो के सामने कि जब तक वो एक्सल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर को रिफाइन नहीं कर लेता या फॉर्ज नहीं कर लेता ना, तब तक वो वापस नहीं आएगा मॉर्टल रियल्म से। यहाँ पे तभी एल्डर बताने लगते हैं कि तुमने सही कहा और मुझे आज भी वो बात याद है और फाइनली मैं तभी लौटा जब मैंने इसे फुलफिल किया। अब वो बताने लगते हैं कि मैंने अपनी सोल को ना उसकी लिमिट तक पुश किया और एट द एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हेवन ने मुझे नकारा नहीं बल्कि उसने मेरा साथ दिया और मैं फेल नहीं हुआ। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसते हैं। अब यहाँ पे जो पेम्बो फॉरेस्ट गॉड किंग थे ना, उनसे रहा नहीं जाता, वो इमीडिएटली उसके पास जाकर कहने लगता है कि चीहू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये सारी बातें बाद में बतानी चाहिए, जल्द से जल्द पहले हमें वो ट्रेजर दिखाओ। मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सच बता रहा हूँ, मैंने आज से पहले किसी भी एक्सल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर को नहीं देखा। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जब लियार अंकल यी फैंग को इतना ज्यादा एक्साइटेड होता हुआ देखते हैं ना, तो वो किनियो से कहने लगती है कि मैंने आज से पहले कभी भी इन्हें इतना ज्यादा चीयरफुल मूड में नहीं देखा। और सुजी बताने लगते हैं कि हाँ, सिर्फ हम अपने करीबी लोगों के सामने इतना ज्यादा खुल के रह पाते हैं और सच में यी फैंग, मैं खुद हैरान हूँ तुम्हें इस अंदाज में देखकर। अब यहाँ जो एल्डर थे वो यहाँ यी फैंग से कहने लगते हैं कि आखिर मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें ये ट्रेजर्स नहीं दिखाऊंगा। हाँ, अपना दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि अब जो चीज तुम लोग देखने वाले हो ना, इसे देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और तभी वो अपने पास से उस एक्सल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर को बाहर निकालते हैं, जो देखकर सबकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। वो लोग बस एक टक उसे ही देख रहे थे। तभी हमें यहाँ पे इस ट्रेजर का नाम बताया जाता है, जिसे कि फिक्स एलिमेंटल पर्ल कहा जाता है। और अब इसके पीछे का स्ट्रगल हमें दिखाया जाता है, जहाँ हम एल्डर को देख पाते हैं जो कि काफी सालों पहले हजारों बार कोशिश करने के बाद, नाकाम होने के बाद, बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बाद जमीन पे पड़े हुए थे और कह रहे थे कि 3 रियल्म्स के सुप्रीम ट्रेजर को फॉर्ज करने से पहले मैंने कभी भी अपनी बॉडी और अपनी सोल को उसकी हद तक कभी भी पुश नहीं किया, बल्कि मुझे कभी इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन आज मैं पीछे नहीं हट सकता, आज मैं अपनी हर एक लिमिट को सरपास करके रख दूंगा। ये कहते हुए वो हवा में फ्लोट करने लगता है और इनकी सोल के काफी सारे पीसेस होकर चारों डायरेक्शन से उनकी सोल एग्जैक्ट अमाउंट में जो हीट को है वो जनरेट कर रही थी। साथ ही यहाँ पर सारी पावर को एक साथ एक जगह पे फोकस करते हुए यहाँ पे सारे के सारे जो मेटल्स थे ना, सारे के सारे जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स थे, उन सभी को ये लोग मेल्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो जो ट्रेजर है वो बनके तैयार हो जाए। अब यहाँ पे एग्जैक्ट फोर्स डालने के बाद भी ये लोग बिल्कुल भी इसे मेल्ट नहीं कर पा रहे थे। तभी यहाँ पे जो एल्डर थे वो कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा, लेकिन आज तो मैं इसे फॉर्ज करके रहूंगा। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, इवन कि उसकी सोल्स भी यहाँ पे पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है और यहाँ उसकी बॉडी का तो तुम पूछो ही मत। तभी अचानक से एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है, सारे पेड़ पौधे भी मुरझा चुके थे, लेकिन सडनली यहाँ पर इनमें जान आने लगती है। यहाँ पे वो जो ट्रेजर था वो बनके तैयार होने लगता है और धीरे धीरे करके आसपास की सराउंडिंग्स की जितनी भी एनर्जी थी, जितनी भी पावर थी, वो उसे गैदर करने लगती है। और तभी यहाँ पे वापस से एल्डर चूहे का जो सोल फॉर्म है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और जैसे ही उसे हो जाता है वो यहाँ पे देख के हैरान था कि वो अभी भी जिंदा है और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में ये कोई सपना है। मुझे पूरा यकीन था कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ना, इस रास्ते में मेरी मौत तो तय है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी सोल पूरी तरीके से इस आर्टिफैक्ट से इंटैक्ट में आ चुकी थी, इवन कि मेरी बॉडी भी इससे जुड़ चुकी थी। तभी वो अपने पास से उस ट्रेजर को बाहर निकालता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब तभी आसपास जो बाकी सारे छोटे छोटे पर्ल्स थे ना, वो भी रोटेट कर रहे थे एंड देन सडनली वो उसके पीछे
आकर उसके रिंग का शेप ले लेते हैं और यहाँ पे वो बताने लगते हैं कि ये जो फिक्स एलिमेंट पर्ल है ना, इसकी मदद से मैं वापस से गॉड किंग रियलम में आ गया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर ये प्रोसेस कैसे काम करता है। तो बेसिकली उसने यहाँ पर उस आर्टिफैक्ट का यूज किया, उसकी फुल पावर को अनलीश किया, जिसके चलते गॉड रियलम तक जाने तक का उसका रास्ता बन गया और वो वापस से अपने गॉड किंग वाले फॉर्म में आते साथ यहाँ पे आ चुका। अब यहाँ एल्डर प्रेजेंट टाइम में किनी और बाकी सबको बताने लगते हैं कि जब तक मेरे हाथ में ये ट्रेजर है ना, ये एलिमेंट पर्ल ट्रेजर, जब तक ये मेरे पास है तब तक एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल भी मुझसे पंगा लेने का सोच भी नहीं सकता। फिर यूं कहने लगता है कि क्या वाकई में ये इतना ज्यादा पावरफुल है, जिस पे वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम मुझे आजमा सकते हो। अब गाइस वी ऑलरेडी नो कि किनियो को नए नए आर्टिफैक्ट्स को ट्राई करने का कितना ज्यादा शौक है, तो बस वो हाँ कर देता है और इनके बीच बैटल जो है वो शुरू हो जाती है। और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। यहाँ पे सबसे पहले जो एल्डर थे वो अपने पास से अपने ट्रेजर को बाहर निकालते हैं। ऑफ कोर्स वो इसी को तो यूज करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ किनियो सबसे पहले यहाँ पे अपने फॉर्मेशंस का यूज करता है, जो कि इवन एल्डर चूहे को भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में डाल देती है। अब गाइस जाहिर है किनियो के पास एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर तो है नहीं, तो फिर वो ट्रेजर का कैसे यूज कर सकता है। इसके नीचे जो भी ट्रेजर है अगर वो उसका यूज करेगा तो जाहिर है वो हार जाएगा। इसीलिए किनियो यहाँ पे अपने फॉर्मेशन का यूज करता है। और यहाँ जो एल्डर है वो कहने लगते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इसका यूज करोगे, पर ठीक है चलो देखते हैं किनियो। ये कहते हुए वो सीधा किनियो की तरफ इस फिक्स एलिमेंट पर्ल को थ्रो कर देते हैं, जो देखते साथ ही किनियो कहने लगता है कि ठीक है मैं भी रेडी हूँ और अब मैं देखने वाला हूँ कि आखिर ये फिक्स एलिमेंटल पर्ल कितना ज्यादा पावरफुल है। अब किनियो अपने फॉर्मेशन को सीधा आगे कर देता है और उसके फॉर्मेशन से जैसे ही ये टकराता है ना, तो भाई सेकंड के आधे हिस्से में ही उसका फॉर्मेशन पूरी तरीके से ब्रेक कर जाता है। किनियो इसके इम्पैक्ट से अपनी बॉडी को बचाने के लिए ना आसपास और भी सारे डिफेंसिव फॉर्मेशन को सेट कर देता है और अब रेडी था वो। उस दौरान यहाँ पे ये सेलेस्टियल ट्रेजर सीधा अपने मास्टर के पास वापस चला जाता है। इस दौरान किनियो जब इसकी पावर को देखता है ना, तो उससे रहा नहीं चाहता और वो कहने लगता है कि सच में क्या कमाल का ट्रेजर है। मेरी 3 रियल्स की अब तक की जो जर्नी रही है ना, मैंने कभी भी इतना पावरफुल और इतना हार्ड मटेरियल कहीं नहीं देखा। सच में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एल्डर क्या आप मेरे इन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? ये कहते हुए किनियो यहाँ पर अपने बाकी सारे फॉर्मेशंस को सेट कर देता है, जो देखकर एल्डर यहाँ पे कहने लगते हैं कि यार तुम मेरे सक्सेसर हो और मैं अपने सक्सेसर को ऐसे डाउट में कैसे छोड़ सकता हूँ। देखते हैं कि जब मैं तुम्हारे इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करूंगा तो तब तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। अब यहाँ एल्डर चूहे अचानक से खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, वो भी एक ट्रेजर के शेप में, जो देखकर इवन की किनियो भी हैरान था और कहता है कि एल्डर आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। जिस पे वो बताने लगते हैं कि चौंको मत, क्योंकि ये जो फिक्स एलिमेंट पर्ल है ये अपने आप से ही अपने लिए एक सेपरेट स्पेस तक को भी फॉर्म कर सकता है, इवन कि इसके अंदर वो दूसरे लोगों को भी आने दे सकता है। ये सुनकर तो किनियो के होश उड़ जाता है। वो कहने लगता है कि मतलब कि एक न्यू यूनिवर्स जैसा। किनियो के होश उड़ चुके थे और वो मान जाता है कि सच में इन्हें इस जमाने में इस जनरेशन में बीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और सच में ये एक मास्टर ऑफ ट्रू फॉर्मेशंस है। अब तभी वो एक एक करके किनियो के सारे फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ जो लास्ट वाला बचा था उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जैसे ही वो जाता है ना, तो किनियो यहाँ पर अपना एक और तगड़ा वाला फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिससे इसकी जान बच जाती है। और वो कहता है कि मैं मान गया कि ये जो फिक्स एलिमेंट पर्ल ट्रेजर है ये सच में एक ट्रू सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर है और एक एक्सॉल्टेड के लिए उनके नाक में बहुत बुरी तरीके से दम करने वाला है। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं इसे अपने फॉर्मेशंस के दम पर अकेले इसे टेस्ट कर पा रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। जिस पे एल्डर कहने लगते हैं कि ठीक है फिर तुम कुछ और भी यूज कर सकते हो। अब किन्मो कहता है कि ठीक है फिर अब मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाला हूँ। अब यहाँ पे इस दौरान जैसे ही वो ट्रेजर तेजी से उसकी तरफ अटैक करने को आता है ना, किन्मो यहाँ पर अपनी सारी फोर्स लगाकर उसके सामने एक शील्ड टाइप का क्रिएट कर देता है, जिसके चलते वो इसे रिफ्लेक्ट कर देता है और पहली बार सरप्राइजिंगली किनियो ने इस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। और तभी उसके अंदर से जो एल्डर है वो बाहर आते हैं और वो हंसते हुए कहने लगते हैं कि क्या बात है, जैसा कि मैंने मेरे सक्सेसर से उम्मीद किया था, तुम बिल्कुल मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, मैं मान गया। अब ये सुनकर ना जो किनियो है वो उन्हें रिस्पेक्ट देता और कहने लगता है आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, पर क्या मैं आपके इस फिक्स एलिमेंट पर्ल के जो स्पेस है उसके अंदर एंटर हो सकता हूँ? मुझे इसके अंदर जाना है और इसे ऑब्जर्व करना है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? जिस पे एल्डर बताने लगते हैं कि पहले मुझे ये बताओ किनियो, मैंने सुना है कि तुमने एक 9 टर्न स्काई रेंडिंग फॉर्जिंग मेथड को क्रिएट किया है, क्या ये बात सच है? अगर हाँ तो तुम मुझसे अगर वो मेथड एक्सचेंज करो ना तो शायद मैं तुम्हें अंदर जाने दे सकता हूँ, इवन कि वो जो ट्रेजर है मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें दे भी सकता हूँ। ये सुनकर किनियो हैरान था और कहने लगता है कि क्या 9 टर्न स्काई रेंडिंग? बस इतना ही? अगर आप मुझे 10 टर्न स्काई रेंडिंग कहते ना तो भी मैं मान जाता। जो सुनकर तो एल्डर भी यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि फिर तो यार मैंने घाटे का सौदा कर लिया। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और तभी हम एक शाम का नजारा देखते हैं जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था मिस्ट सिटी के अंदर। तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो अपना हाफी है वो काफी ज्यादा पैनिक कर रहा था और यहाँ पे वो बस प्रे कर रहा था कि जल्द से जल्द ये लोग बाहर आ जाए। वो कहने लगता है कि पता नहीं जीशिया कैसी होगी, वो ठीक होगी ना? यहाँ पे उसे इतना पैनिक करता हुआ देखकर जो अपना किनियो है उससे रहा नहीं जाता। वो कहने लगता है कि हाफी तुम्हें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और इतना पैनिक मत करो, सब ठीक होगा। अभी लियार भी बताने लगती है कि हाँ इतना मत सोचो, वैसे भी होंग यून अंदर है
है वो अपना बेस्ट दे रही है और वो उसका ख्याल रख रही है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हाफी को सुकून कहाँ आता है, वो यहाँ पे जो मास्टर जिया से कहने लगते हैं कि अंकल लैन आप बताइए जीशिया बिल्कुल ठीक होगी ना, उसे कुछ नहीं होगा ना। इन लोगों को अंदर गए हुए कितना टाइम हो गया और अभी तक कोई खबर नहीं आई है, मुझे टेंशन हो रहा है। अब सबका सेम ही जवाब होता है कि चिंता मत करो यार, वो बिल्कुल ठीक होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किन्यू बताने लगता है ये तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी भाभी यानी कि लियार जब किन्सी को जन्म दे रही थी उसे कितना टाइम लगा था। तो बस हर चीज का एक प्रोसेस होता है जिसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें बस यहाँ पे सब्र के साथ इंतजार करना है। हाफी जब किन्यू की ये सारी बातें सुनता है ना तो वो कहने लगता है कि हाँ देखो तो मुझे कौन ज्ञान दे रहा है, तुम्हें पता है कि तुम ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हो और तुम कितने ज्यादा काम थे वो मुझे अच्छे से पता है, तुमने कितना सब्र से काम लिया मैंने सब देखा है और तुम फिर भी मुझे ज्ञान दे रहे हो। अब यहाँ पे ये सुनकर ना बेचारा किन्यू उसकी बोलती बंद हो जाती है। तभी यहाँ पे जो सेब वाले वो बताने लगता है कि चिंता मत करो सब ठीक होगा। मास्टर जी भी बताने लगता है कि हाँ इस वक्त उसकी मदद करने के लिए लिंगर और होंग यून दोनों ही उसके साथ अंदर मौजूद हैं, सब कुछ ठीक होगा और वो लोग इस काम में माहिर है। तभी यहाँ पे सेवल उसका ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम्हें फिलहाल ये सोचना चाहिए कि आखिर तुम बेबी का नाम क्या रखोगे, क्या तुमने कोई नाम सोचा है। ये सुनकर हाफी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उछलते कूदते हुए उसके पास जाते हुए कहने लगता है कि अरे हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बहुत पहले ही उसका नाम सोच लिया था, पता है अगर लड़का होगा तो मैं उसका नाम कि तभी हम देख पाते कि अंदर से आवाज आती है और यहाँ पे लिंगर बाहर आती है और जिसे देखकर हाफी से रहा नहीं जाता और वो कहने लगता है कि बताओ क्या हुआ, जिसपे वो बताने लगती है कि मुबारक हो तुम्हें ट्विंस हुए हैं, उसने एक लड़का और एक लड़की दोनों को जन्म दिया है। अब ट्विंस का सुनकर हाफी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि कमाल की बात है। ये कहते हुए वो सीधा उससे मिलने के लिए अंदर की ओर रवाना हो जाता है। इस दौरान बाकी सब भी उनसे मिलने के लिए अंदर की ओर जाने लगते हैं बट सडनली यहाँ पे किन्यू को कुछ फील होता है जिसके चलते वो रुक जाता है और दूसरी ओर देखने लगता है। ये देखकर लियार उससे सवाल करती है और कहने लगती है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। जिस पे किन्यू उससे कुछ नहीं कहता और कहता है कि तुम अंदर चलो मैं आता हूँ, मुझे बस थोड़ा काम है। ये कहते हुए किन्यू यहाँ से दूसरी ओर रवाना हो जाता है जो देखकर मिस लियार को उसकी फिक्र होती है। अब किन्यू यहाँ पे एंट्रेंस की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे वो यहाँ पे अपीयर होता है तो उसे कुछ फील होता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक मिस्टीरियस सा फिगर अपीयर होता है जिसे देखकर यहाँ पे किन्यू इमीडिएटली उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है कि एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं यहाँ पर आपके वेलकम के लिए अवेलेबल नहीं था, मुझे यहाँ पे आपसे पहले अपीयर होना चाहिए था। ये कहते हुए वो उनसे रिस्पेक्ट के साथ माफी मांगता है जिसमें यहाँ पे जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ है वो उसके करीब आता है और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि हाफी फादर बन गया है और उसकी वाइफ ने बच्चा जन्म दिया है और इसीलिए मैं स्पेशली बस उसे कांग्रेचुलेट करने और उससे कुछ ब्लेसिंग्स देने के लिए आया हूँ। ये सुनकर किन्यू हैरान था लेकिन फिलहाल के लिए वो उन्हें अंदर की ओर ले जाता है। अब यहाँ जैसे ये लोग अंदर की ओर बढ़ रहे थे हमें यहाँ पे अंदर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो अपना हाफी है वो तो खुशी के मारे पागल हो रहा था और उछलते कूदते हुए अपने बच्चों के साथ वो खेल रहा था और कहने लगता है कि फाइनली अब मेरे पास एक बेटी भी है और सारा देखो ये कितनी ज्यादा क्यूट है। ये कहते हुए वो उसे पेड़ पे लेके चढ़ जाता है जो देखकर सभी लोग उससे कहने लगते हैं कि बंदर कहीं क्या तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रहे हो, वो एक छोटी बच्ची है। यहाँ पे सभी लोगों को उसकी फिक्र हो रही थी। तभी यहाँ पे लियार भी उसे रोकने के लिए जाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन बेचारा इतना ज्यादा खुश था तो वो क्या ही बोले। लेकिन तभी यहाँ पर बाकी उसे रहा नहीं चाहता और यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहने लगते कि मैंने कहा अभी के अभी उसे वापस करो। अब उसकी वाइफ भी यहाँ पे मौजूद थी। अब तभी यहाँ पे हाफी पेड़ से उल्टा लटकते हुए कहने लगता है कि अरे रे इतना गुस्सा मत हो, जरा देखो ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है ना, लेकिन मुझे इसका नाम होशिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, इसका नाम तो कुछ बहुत ही बड़ा होना चाहिए, तो बताओ क्यों ना हम इससे हो त्यान त्यान कहें। वैसे भी त्यान त्यान बहुत ही अच्छा नाम है। ये कहते हुए ये बिल्कुल पागलों की तरह यहाँ पे हरकतें कर रहा था। अब यहाँ जब सभी लोग इससे परेशान थे तभी यहाँ एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ साथ ही किन्यू दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। अब इन्हें देखकर साथ ही मास्टर जी तो इमीडिएटली इसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो थोड़े कंफ्यूज थे जो देखकर यहाँ पे जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ है वो कहने लगते हैं कि जियांग फैन तुमने मुझे पहचाना नहीं, हाँ लगता तो ऐसा ही है। जिस पे वो कहने लगते हैं कि आप तो। तभी यहाँ किन्यू उनके पास आता है और कहने लगता है कि अंकल लैन ये असल में एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ है यानी कि हमारे एल्डर। ये सुनकर यहाँ पे इमीडिएटली अंकल लैन उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं लेकिन वो कहता है कि नहीं इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे हाफी को ब्लेसिंग देने के लिए आया था। पर तभी जैसे इसकी नजर हाफी पे जाती है ना तो वो पाता है कि हाफी की तो यहाँ पे अलग ही क्लास लग रही थी और इन दोनों के बीच बहस ये चल रही थी कि कौन सा नाम ज्यादा बेहतर है। तभी यहाँ पे जो अपना सेब वाला वो बताने लगता है कि सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी जी का जो बताया गया नाम है ना ये ज्यादा बेहतर है तुझसे। और ये क्या अजीब सा नाम है त्यान त्यान। और एक बात बताओ क्या लड़के का नाम तुम लोगों ने पहले से ही सोच रखा है। अब यहाँ पे ये लोग जब बात कर ही रहे होते हैं तभी एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ वहाँ से डिसअपीयर होकर इनके सामने आते हैं। कहने लगते हैं कि माफ करना पर क्या मैं इस बच्चे का नाम रख सकता हूँ। ये सुनकर हाफी की सटक जाती है और वो कहने लगता है कि है पर तुम हो कौन जो यहाँ पे मेरे बच्चे का नाम रखोगे, ये मेरा बच्चा है मैं इसका नाम रखूंगा, तुम होते कौन हो। अब उसका ये रूड टोन देख कर ना भाई मास्टर जी को फिक्र होने लगती है। वो मनी मन कहने लगते हैं कि ये तो आज सभी को मर पाएगा और वो रोकने के लिए चाहते हैं और कहते हैं कि थोड़ा तमीज से बात करो, तमीज से। ये एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टर है, एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ। ये सुनकर हाफी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस यहाँ पे चुप हो जाता है। तभी यहाँ पे एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ कहने लगते हैं कि मैं तुमसे बस रिक्वेस्ट कर रहा
हूँ और ये रिक्वेस्ट एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल होने के नाते मैं नहीं कर रहा। जो सुन के तो भाई यहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तभी एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल यहाँ पे रिवील करते हैं कि आखिर वो है कौन, जिसके बाद वो बताने लगते हैं कि हाउफी मैं तुम्हारा फादर हूँ। ये सुनकर तो हाउफी के होश ही उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इवन की किनियो, मिस लियार, मास्टर जी और सभी लोग यहाँ मौजूद हर एक बंदा जब ये सुनता है ना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाउफी को कुछ देर वक्त लगता है इस बात को प्रोसेस करने में और तभी वो कहने लगता है कि क्या तुमने सच में अभी ये कहा कि तुम मेरे फादर हो, जिसपे एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इसी उम्मीद से आया था कि शायद तुम मुझे माफ कर दो और मुझे अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट कर दो और जिसके बाद हमारे बीच भी एक पिता और बेटे का रिश्ता बन जाए, हम साथ में रहें। देखो भाई हाउफी है एक प्रैक्टिकली पर्सन, यहाँ पे प्रैक्टिकली हर एक चीज को प्रोसेस करने की कोशिश करता है। जब इसका दिमाग हैंग होता है ना तो वो यहाँ पे उसके अपीयरेंस को चेक करता है, लिटरली वो उसका 360 व्यू लेता है और जिसके बाद उसके सामने आकर ना उसे घूरते हुए उसकी आंखों को देखता है। सभी लोग गंभीर थे कि आखिर हाउफी क्या बोलेगा। तभी यहाँ हाउफी जोर जोर से हंसता है, इतनी जोर से हंसता है कि सभी लोग समझ जाते हैं कि इस ढक्कन ने जो भी समझा होगा ना बहुत ही गलत समझा होगा। अब यहाँ पे हाउफी हंसते हुए कहने लगता है कि देखा ये आज का सबसे बड़ा मजाक है। तुम लोगों ने क्या सोचा कि हाउफी इतना पागल है कि इतना कॉमन सा मजाक नहीं समझेगा। मैं इतना बुद्धू हूँ कि कोई रैंडमली उठ के आएगा एक दिन और मुझसे कहेगा कि मैं उसका फादर हूँ और मैं मान जाऊंगा। हाँ, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो अपने वेपन को बाहर निकालता है और स्टिक को बाहर निकालते साथ ही कहता है कि तो क्या हुआ, ये एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल है। अगर ये ऐसे मेरे सामने बकवास करता रहेगा ना तो मैं इसका मार मार के भरता बना दूंगा, भगा दूंगा यहाँ से। एक्सॉल्टेड हो गए तुम अपने घर पे, समझे? इतना मारूंगा जितना मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। दोबारा मैं मौका नहीं दूंगा और मेरे सामने ये बकवास कर मत देना। यहाँ पे उसे इतना ज्यादा भड़कता हुआ देखकर जो किनियो है वो उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि हाउफी थोड़ा शांत हो जाओ, एक बार उनकी बात सुन लो। तभी यहाँ पे एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ समझ आते हैं कि ऐसा तो ये मानने नहीं वाला, तो वो यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करते हुए हवा में फ्लोट करते हैं। जो देखकर यहाँ पे हाउफी को ये लग रहा था कि ये बंदा मुझे छेड़ रहा है, तो वो हवा में जंप करते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे अपनी चीप ट्रिक्स का यूज करके मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी अपने स्टूपिड से मजाक के साथ तुम टिके हुए हो। ये कहते हुए हाउफी अपने स्टिक को चला के मारता है और यहाँ जिसके चलते सब कुछ ऐसा नॉर्मल सा होने लगता है और तभी हाउफी कहने लगता है कि तुम इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जितना तुम्हारे नाम से ये लोग डरते हैं। तभी यहाँ देख पाते हैं कि एक बहुत बड़ा सा टॉर्नेडो टाइप का बनने लगता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ का कभी भी टारगेट ये था ही नहीं कि वो हाउफी को चोट पहुंचाए, बल्कि वो तो यहाँ पर उसे अपने फादर होने का सबूत देना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये जो टॉर्नेडोज बन रहे थे ना, ये एक एक करके 3 चीजों में स्प्लिट हो जाते हैं और तीनों जाके सीधा हाउफी से टकराते हैं और हाउफी को यहाँ से काफी दूर ले जाते हैं। जो देखकर लियार को उसकी फिक्र होती है, वो किनियो से कहने लगती है कि सब कुछ ठीक होगा ना, हाउफी के साथ कुछ होगा तो नहीं। जिस पे वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ को पता है कि इसकी लिमिट्स क्या है। अब तभी सीन शिफ्ट होकर एक बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह पे आ जाता है जहाँ पर काफी सारे ओशंस थे और इनके बीच में एक छोटू सा आइलैंड था जो कि काफी ज्यादा क्यूट था, जहाँ पर हाउफी पड़ा हुआ था। अब इस दौरान जैसे ही हाउफी को होश आता है ना तो वो देख के हैरान था और कहने लगता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ है वो उसके सामने आता है। हाउफी उसे देखकर कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। जिसपे एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल कहने लगते हैं कि अगर तुम मुझे यहाँ पे हरा देते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर तो हाउफी कब से इसे मसलने के लिए रेडी बैठा था। वो तो यहाँ पे उसके भाई और जो अंकल लैन है उसने रोक लिया था और अब जब उसे सामने से मौका मिल रहा है तो वो कैसे पीछे हटता, तो वो तेजी से उसकी तरफ रश करते हुए कहता है कि अच्छा अब देखो मैं तुम्हारी कैसे चटनी बनाता हूँ। ये कहते हुए जैसे ही वो उसके ऊपर अपने स्टिक से हमला करता है ना तो वो एक फिंगर से उसके वेपन को दूर रिपेल कर देता है, जो देखकर हाउफी दोबारा से हमला करता है। दोबारा से सेम चीज होती है। यहाँ पे हाउफी कहता है कि मैं तुमसे तब तक फाइट करता रहूंगा जब तक कि मैं तुम्हें मसल के नहीं रख देता। अब दोबारा से जैसे ही वो उसके ऊपर अपने उस स्टिक से हमला करता है ना तभी यहाँ वो बंदा डिसअपीयर हो जाता है और यहाँ पे एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ तभी उसके ऊपर एक इंटेंस हेवनली प्रेशर बढ़ने लगता है, इवन कि हाउफी इससे संभाल भी नहीं पाता। और तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुके थे और यहाँ पे उनका जो जायंट सा हैंड था, मंकी हैंड, वो उसे मसलने की कोशिश कर रहा था। हाउफी जो कि यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगाकर उसके हाथ को जैसे तैसे रिपेल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान इसके पैर कांप जाते हैं। यहाँ पे हाउफी उसके प्रेशर को झेल ही नहीं पाता, बट जैसे तैसे करके उसके फिंगर्स के बीच से स्लिप होकर वो बाहर निकल जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल होने के बाद तुम मेरे जैसे एक मामूली से हेवनली डाइटी के साथ खेल सकते हो? तुम्हारा जो मन करेगा तुम करोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी उंगलियों पे नाचूंगा? कभी नहीं। अगर तुम्हारे पास दम है तो मुझे मार के दिखाओ। ये कहते हुए हाउफी वापस से उसके ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ गाइस दे तनातन मुक्के पे मुक्का और यहाँ पे अपने स्टिक से वो वार करता है, लेकिन एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल तो फिर एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल ही है, वो बहुत इजीली इसके हर एक अटैक से डॉज कर जाता है। और ये देखकर हाउफी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम डॉज क्यों कर रहे हो, दम है तो मेरे अटैक्स लो ना अपने ऊपर। अब एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल जिस दौरान इसके अटैक से डॉज कर रहा था उसी दौरान वो अपना हाथ ऊपर की ओर उठाता है, पकड़ता है हाउफी को और सीधा जमीन की ओर पटक देता है, लेकिन सक्शन फोर्स से वापस से इसे अपनी ओर खींचता है और लगाता है एक तमाशा, जिसके चलते वो सीधा सामने वाली चट्टान से जा टकराता
कराता है। अब यहाँ हाफी जो कि हाफते काफते कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे अंदर भी दम है, ठीक है चलो दोबारा फाइट हो जाए। तभी यहाँ पे ये सुनकर जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल वो उसके सामने आता है और कहने लगता है कि ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। अब जो मैं फ्लेम से तुम पर हमला करूंगा और अगर इससे तुम्हारी एंसेंट सोल सर्वाइव कर गई तो ये जो तुम्हारे फादर की तरफ से तुम्हारे लिए जो ट्रायल है ना, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी क्योंकि इसके अंदर टाइम लॉ भी फ्यूज्ड है। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वो फ्लेम सीधा उसके बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसके चलते हाफी को काफी ज्यादा जलन होता है उसकी बॉडी के अंदर और वो यहाँ पे छटपटा रहा था दर्द के मारे। यहाँ पे आसपास की जगह पे भी काफी ज्यादा आग लग चुकी थी और हाफी यहाँ पर अपनी सोल को बर्न होता हुआ देख पा रहा था, जो कि अंदर से ही उसे जैसे मार रही हो। धीरे धीरे करके हाफी की आंखें एकदम लाल होने लगती है। तभी एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल कहने लगता है कि अगर तुम इसके जरिए से अपनी सोल को टेम्पर कर पाए और इसे अगर तुमने झेल लिया तो तुम्हारी सोल जो है वो हेबिलिटी रियलम से आजाद हो जाएगी, जिसके बाद तुम ब्रेक थ्रू करके बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हो। इस दौरान हम हाफी की एंसेंट सोल को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा था और धीरे धीरे करके इस फ्लेम से वो टेम्पर भी हो रहा था। तभी धीरे धीरे करके वो पूरी तरीके से शैटर्ड सा हो जाता है, जो देखकर हाफी चिल्ला उठता है क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। और यहाँ एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल शाओ याओ उसे देखकर कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम इससे कुछ न कुछ तो जरूर हासिल कर लोगे। इस दौरान हाफी चीखते और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला। तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इस फ्लेम के बीच में उसकी बॉडी जो है वो फ्लोट करने लगती है, उसका बीस्ट फॉर्म भी जैसे एक्टिवेट हो जाता है और उसका सोल भी अब मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुका था, जिसके साथ ही वो अब इवॉल्व होता है। इसी के साथ हाफी की सोल भी टेम्पर हो जाती है। यहाँ पर एक अलग ही टाइप का जो फिनोमेना है वो क्रिएट होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पवेलियन के अंदर सभी लोग हाफी और शाओ याओ का इंतजार कर रहे थे। अभी यहाँ अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ा सा पोर्टल बनता है और यहाँ काले बादल छाने लगते हैं और एक तेज लाइट यहाँ पे डिसेंडेंट होती है, जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग देख पाते हैं कि हाफी आ चुका है। लेकिन यहाँ पे सेबल जैसे इससे सवाल करता है कि भाई आखिर तुझे हुआ क्या है, क्या उसने तुझे परेशान करने की कोशिश की, मुझे बता। तभी वो देखता है कि भाई हाफी का तो पूरा आओ भाव सब कुछ बदल चुका है। वो कहने लगता है कि आखिर तुझे हुआ क्या है। इसी के साथ गाइस हाफी यहाँ पे खड़ा होता है अपने वेपन के साथ, अपनी पावर को जैसी वो अनलीश करता है। हमें पता चलता है कि हाफी अब एक गॉड किंग बन चुका है। हाँ जी, उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और यहाँ हाफी की जो इनर स्पिरिट है ना, वो यहाँ पे दहाड़ मारते हुए कहने लगती है कि किसने सोचा था कि एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल इतना ज्यादा मेहरबान होगा मुझ पे। तभी यहाँ वो सारी बातें सबको एक्सप्लेन करते हुए बताने लगता है कि सच में मुझे लगा नहीं था कि इतना खड़ूस सा दिखने वाला इंसान इतना ज्यादा मेहरबान निकलेगा। जरा देखो आज मैं गॉड किंग बन गया। यहाँ पे ये सुनकर जिसकी वाइफ थी ना, वो उससे सवाल करती है कि क्या ये सच है, क्या सच में एक गॉड किंग बन चुके हो। जिस पे हाफी जोर जोर से हंसता और कहने लगता है कि तुम्हें देखने से क्या लगता है, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, जाहिर है ये सच है। यहाँ पे हाफी बहुत ज्यादा खुश था और जीशिया के पास जाकर उसे हक करते हुए कहता है कि फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई और अब तो खुशी का दुगना मौका है। अब यहाँ पे वो जीशिया समेत सभी को पकड़ पकड़ के अपने कपड़े दिखाने लगता है कि देखो ब्रेक थ्रू के बाद मेरा पूरा प्रेजेंस बदल गया। यहाँ पे सभी लोग उसकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे किन्यू इन्हें देखकर ना बहुत ज्यादा खुश था और वो लियार से कहने लगता है कि कितना अच्छा होता है ना जब एक बाप और बेटा ऐसे मिल जाते हैं, और मैं चाहूंगा कि हाफी और उसके फादर के बीच में सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये कहते हुए जैसे वो लियार की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा उदास नजर आती है, जो देखकर किन्यू समझ आता है और वो मन में कहता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि लियार को भी अपने घर की, अपने पेरेंट्स की याद आती है। अब यहाँ किन्यू लियार की तकलीफ को समझने की थोड़ी देर के लिए कोशिश करता है और तभी वो एक फैसला करता है। अब गाइस तुम जानते हो कि जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उससे तुम कभी उदास देख ही नहीं सकते, और किसी चीज के चलते वो सफर करे वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो उसे आप हमेशा खुश देखना चाहते हो हर सिचुएशन में और जितना पॉसिबल हो, लेकिन आपके ईगो या किसी चीज के चलते वो तकलीफ में रहे, ये बिल्कुल भी नहीं। और ये उम्मीद करना भी गलत है, क्योंकि चाहत कभी भी सेल्फिश नहीं होती और यहाँ पे किन्यू ये बात सबसे अच्छे से जानता है। अब किन्यू यहाँ मास्टर जी से कम्युनिकेट करता है और कहने लगता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। अब गाइस इसके आगे क्या होता है ये तो तुम्हें नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में पता चल जाएगा। फॉर टुडे गाइस, और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।